सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम आदरणीय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी इस ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, इस ज्ञान भूमि ऑनलाइन व्याख्यान चलाने के जो लोग प्रणेता हैं, जो लोग हमेशा इसमें लगे रहते हैं, वह कृष्ण कुमार भार्गव जी, आशुतोष तिवारी जी, मधुसूदन मिश्र जी, उदय जी, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी। यह संस्कृत जगत, ज्योतिष जगत के लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस श्रृंखला में 101 आज व्याख्यान होने जा रहा है। जो हम लोगों के बीच में जो वक्ता हैं वह भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद, त्रिकालज्ञ, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। मैं इस ज्ञान भूमि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के लिए आपके एक एक शब्द जीवन में चरितार्थ करने योग्य होगा। आपने इस चैनल के माध्यम से हम लोग इतने अल्प अवधि में हम लोगों ने जो भी आग्रह आपसे किया, आज तक कभी निराश नहीं किए हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है आपके जैसे बड़े अभिभावक पा करके, कि जब भी हम लोग जिस कार्य के लिए आपका स्मरण करते हैं, आप इतने व्यस्त रहने के बाद भी हम लोगों को आशीर्वचन से अभिसिंचित करते हैं। मैं पुनः एक बार प्रणमांजलि पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आज का जो विषय है संस्कृत शिक्षा में रोजगार के अवसर, यह एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इससे संस्कृत से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं उससे बहुत इससे लाभान्वित होंगे आपके वक्तव्य को सुन करके। इसलिए कि आपको वेद वेदांग और नई शिक्षा नीति पर आपके बहुत सारे व्याख्यान हुए थे, लेकिन एक बहुत इच्छा थी कि इस संस्कृत शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके जो रोजगार के अवसर किस प्रकार से प्राप्त होगा, आपके मधुर वाणी से हम लोग सुनने, मधुर वाणी के द्वारा सुनने को उत्सुक हैं। पुनः आपको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य के लिए आपसे निवेदन करता हूं। आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस ज्ञान भूमि के ज्ञान यज्ञ में उपस्थित प्रिय भाई डॉक्टर सुभाष पांडे जी और इस ज्ञान भूमि के संरक्षक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, जो इसके समन्वयक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी और डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी, और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर मधुसूदन पांडे, श्री आशुतोष तिवारी और श्री उदय नारायण मिश्र जी, और अन्य सभी इस कार्यक्रम से जितने प्रतिभागी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वे सभी
छात्र छात्राएं एवं जिज्ञासुजन, सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वह बहुत ही उपयोगी है और विशेष करके संस्कृत के जो छात्र हैं उन छात्रों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज का विषय बहुत ही लाभकारी एवं बहुत ही उपयोगी है। जैसा डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी से बात हुई कि आज का जो संस्कृत शिक्षा में रोजगार के अवसर पर हम बात करेंगे। जिन लोगों को अपने प्रश्न एवं जिज्ञासाएं होंगी वो भी रख सकते हैं। एक चीज है यहाँ पे, एक तो संस्कृत शिक्षा, दूसरे में रोजगार। एक सामान्यतया बहुत बड़ा संस्कृत शिक्षा के साथ एक ऐसा पक्ष जुड़ा हुआ है जो लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ करके छात्र क्या करेंगे। ऐसा सुनकर के कभी कभी बहुत अजीब सा भी लगता है और कभी इतना निराशा होती है कि क्या संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं है। परंतु जब यह देखा जाता है, अगर मैं आपको सार रूप में कहूं, और इस समय भारतवर्ष में और भारत से इतर अन्य देशों में जितना रोजगार इस समय संस्कृत और संस्कृत से जुड़ी हुई विद्याओं ने इस संसार में दिया हुआ है, इतना स्वरोजगार मैं समझता हूं किसी दूसरी भाषा ने और किसी दूसरे लोगों को नहीं मिला होगा। परंतु आश्चर्य इस बात का होता है कि संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को विद्यालय में जाने से पहले और अध्ययन करते वक्त उनको यह बताया जाता है कि आप इसे पढ़ करके क्या करने वाले हैं और क्या कर लेंगे। इसमें तो रोजगार नहीं है, इसमें छात्र नहीं आते हैं, और छात्र इसलिए नहीं आते हैं कि उनको कोई रोजगार नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या संस्कृत का कोई विद्यार्थी इस प्रकार से, कहीं भी आप अपने आसपास देख लीजिए, आप अपने गांव में देख लीजिए, कहीं भी मैं समझता हूं संस्कृत का अध्ययन करने वाला या जिसने संस्कृत पढ़ी हो वो छात्र ऐसा बेरोजगार नहीं है जैसा कि लोग उसका उपयोग करते हैं, जैसा कि उसका प्रचार करते हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी संस्कृत शिक्षा है, जो मॉरल वैल्यू है, जो हमारी चरित्र निर्माण की शिक्षा है, और जो सबसे ज्यादा मॉरल वैल्यू की जो बात की गई है, मूल्य शिक्षा की जो बात की गई है, परमार्थ की जो बात की गई है, कर्तव्य परायणता की जो बात की गई है, वह संस्कृत शिक्षा में ही उसका अध्ययन किया जाता है। अब आज ये जो समस्या आ गई है वह इस प्रकार से आ गई है कि कुछ जगहों पर संस्कृत के प्रति बहुत पहले से ही एक इस प्रकार का प्रचार और षड्यंत्र है जिससे ये कहा जाए कि इससे धीरे धीरे लोगों को दूर किया जाए, कि जब तक हम इससे दूर नहीं करेंगे तब तक यह समाज संगठित रहेगा, तब तक ये लोग संगठित रहेंगे, और तब तक इस देश में चरित्र की शिक्षा, मूल्य की शिक्षा और इसके जो मुख्य जो राष्ट्र को दी जाने वाली जो एक अच्छी शिक्षा है वह रहेगी। इसी उपक्रम को रख करके सबसे पहले संस्कृत शिक्षा पर अंग्रेजी काल में बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा, और उस प्रतिबंध को लगाने के साथ साथ जहां जहां जो संस्कृत के अध्ययन करने करके लोग जाते थे उनको रोजगार से, जो सरकारी रोजगार है उससे दूर किया गया, और करने के पीछे एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। और उस योजनाबद्ध तरीके से करने में भी यही एक कारण था कि हमारे देश में और विदेशों में भी
संस्कृत भाषा का अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होने लगा। और बहुत से विश्वविद्यालय आज भी हैं जहां पर संस्कृत शिक्षा का या संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है वह आंग्ल भाषा में किया जाता है। और जब वो आंग्ल भाषा में संस्कृत को पढ़ते हैं तो वो विज्ञ हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे रोजगार प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। और जो संस्कृत भाषा को या संस्कृत माध्यम से जो संस्कृत को पढ़ते हैं या जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो उनको लगते हैं कि ये बहुत कोई काम के लोग नहीं हैं, ये पुराने लोग हैं और इनको कुछ नहीं आता है। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के कारण उसी चीज को लेकर के लोगों ने रोजगार की तरफ भी इस चीज को मोड़ा है। अब मैं थोड़ा सा आज के संदर्भ में बात करूंगा कि आज अगर हम कोई भी छात्र जब वो संस्कृत लेकर के ग्रेजुएशन करता है या वो शास्त्री करता है, आचार्य करता है और उसके बाद अब हम मात्र शास्त्री तक की बात करें, शास्त्री करने के बाद या बीए करने के बाद अगर वो संस्कृत में बीए और शास्त्री करता है तो वो छात्र, आप ये बताइए कौन सी कंपटीशन परीक्षा को नहीं, कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में वो नहीं बैठ सकता। सिर्फ विज्ञान की प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़ करके जितनी भी जहां कला वर्ग का विद्यार्थी बैठ सकता है और जितने भी नॉन साइंटिफिक प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सारी परीक्षाओं में वह छात्र बैठ सकता है जिसने संस्कृत बीए स्तर तक पढ़ी हो, शास्त्री स्तर तक पढ़ी हो, वह बैठ सकता है। परंतु इसका कभी ये प्रयोग नहीं बताया जाता है कि ये छात्र उस तरफ जा सकते हैं। उसका क्या कारण है? पहला कारण ये है कि जब तक संस्कृत का विद्यार्थी अपने को दीनहीन समझेगा, जब तक संस्कृत का विद्यार्थी अपने को गरीब समझता रहेगा और जब तक संस्कृत के विद्यार्थी का अपना गौरव उसको समझ में नहीं आएगा कि दुनिया की मैं उस भाषा को पढ़ रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ भाषा है और मैं इस भाषा के माध्यम से ही एक अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए जब वो मध्यमा स्तर से या शास्त्रीय लेवल पर जब भी वो आता है उसके लिए वो अगर तैयार होता है और तैयार होने के साथ अगर वो आगे पढ़ करके निकलता है तो कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें वह नहीं निकल सकता है। अंतर इतना है कि यदि आज हमारे महाविद्यालय या आज हमारे विश्वविद्यालयों में यह स्तर या यह दर छात्रों की बहुत कम है कि छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तरफ जा रहे हैं या जाते हैं, तो ये विषय का दोष नहीं है और ये विश्वविद्यालयों का दोष हो सकता है, ये व्यक्तिगत छात्र का दोष हो सकता है और ये छात्र को अध्ययन कराने वाले अध्यापकों का दोष हो सकता है कि उन्होंने उन छात्रों को उस तरफ अभिप्रेरित नहीं किया और न कर रहे हैं कि जहां छात्र उस प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो जाएं और उसके लिए वो तैयार हों। और उसका दूसरा प्रचार हो जा रहा है कि भाई ये छात्र कहीं के काम के नहीं है, ये तो मात्र कर्मकांड करेंगे, ये तो अब इतना कह करके छात्र को छोड़ दिया जाता है और उस तरफ उस परीक्षा की तरफ कोई भी विद्यार्थी नहीं आता है। बहुत से ऐसे भी डाटा हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शास्त्रीय परीक्षा करके और बहुत अच्छी कंपटीशन परीक्षाओं को दिया है, वो उन परीक्षाओं में निकल करके उन्होंने अपना अच्छा स्थान बनाया है। ये प्रतिशतांक अभी बहुत कम है, ये निश्चित है। अब दूसरी बात है कि हम संस्कृत का जो विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी का जो एक मॉरल है, जो उसका आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास पहले स्तर पर ही उसका डगमगा जाता है और जहां उसको यह दीनहीन कह करके और उसको ये मान करके छोड़ दिया जाता है कि अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं निकल सकते हो, तुम्हारे लिए कोई रोजगार नहीं है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ये जो सबसे बड़ी भावना है और जो सबसे बड़ा ये प्रताड़न छात्र को किया जाता है या छात्रों के सामने जो एक इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक स्तर बनाया जाता है, मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा दोष है। और इस दोष में जितना छात्र भागीदार है उतना ही छात्र के अभिभावक भागीदार हैं, उतना ही उस छात्र के गुरुजन भागीदार हैं, सारे लोग उसमें बराबर के भागीदार हैं। इसलिए सभी लोगों को एक बार अपनी समीक्षा जरूर कर देनी चाहिए। अन्यथा मैं समझता हूं कि जब
जो इस प्रकार का जो विद्यार्थी, जब संस्कृत पढ़े हुए विद्यार्थी और संस्कृत के जो छात्र हैं, जब वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाएंगे, तो मैं समझता हूं प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो गुणवत्ता है और उससे निकलने वाले छात्र जब कार्य क्षेत्र में आएंगे, तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। कार्य में जो उसका एक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे ढंग से सामने आएगा, और उसका जो एक मॉरल वैल्यू है, उसके जितने उसमें गुण हैं, वो सारे के सारे गुण उसके कार्य के क्षेत्र में दिखाई देंगे। क्योंकि अब आप दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा राष्ट्र, जब हमारे देश में सारे विश्वविद्यालय संस्कृत माध्यम से ही अध्ययन कराते थे, जब हम विश्व गुरु थे, उस समय भी तो हमारे यहाँ रोजगार रहा होगा। उस समय भी तो हमारे यहाँ लोग अध्यापक, छात्र और अध्यापकों का जो एक वो पढ़ करके निकलते थे, समाज में काम करने के लिए निकलते थे। तो एक सबसे बड़ी विडंबना है, और इस विडंबना को हमको सबसे ज्यादा देखना होगा। दूसरी पक्ष है कि हम संस्कृत के साथ जब हम छात्र अध्ययन के लिए आगे बढ़ता है, तो इस समय एक बहुत सामान्यतया एक दृष्टि है कि भाई छात्र शास्त्री करने के बाद, बीए करने के बाद वह बीएड करता है, और बीएड करने के बाद वो एक भाषा का अध्यापक बन जाता है। सबसे पहला रोजगार छात्रों के लिए यही एक खुल के आता है कि भाई ये रोजगार इसका जो है वो अपना इस प्रकार के रोजगार में चला जाता है। और अधिकांश छात्र जहां भी संस्कृत प्रतिष्ठान है, संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत महाविद्यालय हैं, तो सामान्यतया छात्रों को एक भाव ये अब जरूर बन गया है, उनको एक दृष्टि बनती है कि भाई अगर हम शास्त्री करेंगे, बीएड करेंगे, तो हम भाषा के अध्यापक बन जाएंगे। और भाषा में उनके पास दो भाषाएं हैं कि भाई संस्कृत हिंदी पढ़ाने के लिए वो अध्यापक सबसे उपयुक्त माने जाएंगे, और उन अध्यापकों को भेज दिया जाएगा, और उनको वहां रोजगार मिल जाता है। इस परिक्षेत्र में सबसे अच्छा रोजगार और जो सबसे इजी रोजगार का जो एक पक्ष आया ये है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में इस समय जो बीएड की जो कक्षाएं, जिसको हम शिक्षा शास्त्री कहते हैं, शिक्षा शास्त्री करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा रहती है। इसलिए ज्यादा रहती है कि उनको मन में एक भाव है कि भाई हमको इस तरफ रोजगार मिलता है। अब हमारे यहाँ दूसरे तरह के रोजगार क्यों नहीं मिल सकते हैं, इस पक्ष में हम लोग विचार नहीं करते हैं, और बहुत अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। हम अभी आपको एक बात बताएं कि जैसे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो आजकल जो प्रिंट मीडिया है, जो विजुअल मीडिया है, इन दोनों क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा रोजगार है। इधर भी हमारे छात्रों का रुख नहीं हुआ। अभी एक दो छात्र हमारे गए हैं, और एक छात्र तो मेरा ही छात्र है जो इसी तरफ गया। जब उसने शास्त्री किया और शास्त्री करने के बाद उसने एक परीक्षा पास की थी, एक निबंध प्रतियोगिता परीक्षा पास की, जो आज तक वाले ने स्थापित की थी, और मात्र सिद्धांत ज्योतिष का शास्त्री पास विद्यार्थी उस परीक्षा में बिठाया। और जब उसको, और वो आज इस समय बहुत अच्छे टीवी में वो एंकरिंग करता है, बहुत अच्छी जगह पे काम करता है, और उसके सिवा उसने कुछ नहीं किया। तो मेरा इतना कहना है कि हम जैसे एक रोजगार के साथ संस्कृत और पत्रकारिता, अब वो जो संस्कृत का जो विद्यार्थी होगा, जब वो पत्रकारिता के साथ संस्कृत और हिंदी और अब वहां वो तीनों भाषाओं को ले सकता है, अंग्रेजी ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, हिंदी ले सकता है। अब ये जो तीन तीन भाषाओं में, और मैं समझता हूं जो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसके पास हिंदी सबसे अच्छी उसकी होगी, अंग्रेजी भी उसकी अच्छी होगी। अंतर ये होता है कि हमारे यहाँ अभी भी संस्कृत के महाविद्यालयों में और संस्कृत के विश्वविद्यालयों में, और विशेष करके उत्तर भारत में, अंग्रेजी भाषा के प्रति छात्रों का रुझान कम होता है, और उनके प्रति इस प्रकार का उनके विश्वविद्यालयों में उस प्रकार का एक माहौल भी कम होता है। और संस्कृत भाषा के प्रति माहौल बनाने का अब एक उपक्रम ठीक चला है कि छात्रों में एक व्यवहार बना है संस्कृत भाषा और शास्त्रों के प्रति, परंतु दूसरी अन्य भाषाओं के प्रति उनका माहौल या उनका व्यवहार या उनका वो नहीं बन पाता है। जब तक एक हम संस्कृत भाषा के साथ, और हिंदी हमारी सामान्य राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी और संस्कृत यदि हमारे पास है, अगर हमारे पास उसके साथ अंग्रेजी हो जाए, उसके साथ हमारे पास फ्रेंच हो जाए, उसके साथ हमारे पास जर्मन हो जाए,
और उसके साथ अभी हमारे पास चाइनीज हो जाए, यदि ये भाषाओं के साथ भी हम अपनी एक भाषा, दो भाषा, संस्कृत और हिंदी के साथ एक विदेशी भाषा को यदि कोई भी संस्कृत का छात्र पढ़ेगा, तो मैं समझता हूं उसके पास रोजगार के सबसे ज्यादा अच्छे ऐसे ऐसे अवसर पैदा हो रहे हैं, जो कि बहुत सम्मानित स्तरों पर वो छात्र पहुंच रहे हैं। तो जो एक दूसरा पहला बात हमारा ये कि छात्र जो है वो भाषा का अध्यापक बनता है, और भाषा के अध्यापक के साथ साथ वह छात्र वो उसमें छात्र आते हैं। अब दूसरा एक प्रभाव आया कि भाई हम पत्रकारिता के साथ रोजगार को अगर हम जोड़ेंगे, तो इस समय पत्रकारिता के साथ क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार है, और वो कई तरह भाई आप अभी देखे यूट्यूब के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, या वो हमारे प्रिंट मीडिया है, विजुअल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितने प्रकार के रोजगार है। और मैं इस समय समझता हूं कि संस्कृत पढ़े हुए विद्यार्थी इस तरफ और इस प्रकार का ज्ञान यदि टेक्निकल ले लें, तो बहुत अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे सबसे ज्यादा धारावाहिक किस भाषा के आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग अपने पुराणों से, वेदों से, इन चीजों को लेकर के चैनलों पे दिखाने की बात है। तो संस्कृत भाषा और पढ़ा हुआ व्यक्ति सबसे अच्छा उस पर कर सकता है, परंतु हमारे विद्यार्थियों को इस तरफ जाने का रास्ता देना होगा। हमको संस्कृत विश्वविद्यालयों में संस्कृत पत्रकारिता, और नहीं तो पत्रकारिता के साथ संस्कृत उसको रखनी होगी, तो छात्रों के समय बहुत अच्छा रोजगार का एक साधन हो। दूसरा, हम शास्त्रीय स्तर पर जो बच्चे हमारे पास होते हैं, वो छात्र एक सामान्य उनका एक अभिप्राय बना हुआ है, भाई संस्कृत के साथ हम एक अपनी भाषा लेते हैं, हमको भाषा टीचर बनना है। हम संस्कृत के साथ जो इस समय अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो भाषाएं आ रही हैं, उन विषयों के साथ हम एक विषय संस्कृत लेते हैं, हमारे पास एक भाषा संस्कृत है, उसके साथ अगर हम कोई विज्ञान का विषय पढ़ते हैं, अब हम आयुर्वेद के साथ संस्कृत को जोड़ते हैं, तो आयुर्वेद में संस्कृत का विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से निकल सकता है। अगर हम विज्ञान के साथ संस्कृत जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो विद्यार्थी जो विज्ञान के साथ जब वो संस्कृत पढ़ता है, तो रोजगार के स्थान और अच्छे खुल जाते हैं, और वो बहुत अच्छी जगहों पर उसको काम मिलेगा। और जब वो अपने कार्य क्षेत्र में आएगा, तो उसके कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा गुणवत्ता की दृष्टि से वो बहुत आगे निकल सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई संस्कृत के साथ ज्योग्राफी लेता है, भूगोल लेता है, और यदि संस्कृत के साथ ज्योग्राफी लेता है और संस्कृत भाषा उधर से पढ़ी उसने, और दूसरा ज्योग्राफी पढ़ता है, अगर ज्योग्राफी के साथ साथ वो जो हमारे पास विषय हैं, शास्त्र के स्तर पर जाकर ज्योतिष का जो सिद्धांत, ज्योतिष का जो भाग है, और जो उसका भुवन कोश है, या इस प्रकार की चीजों को जब वो पढ़ता है, तो वो बहुत अच्छा आगे जाकर के उस फील्ड में आ सकता है। इस प्रकार के साथ जब हम छात्रों को संस्कृत के साथ हम ज्योग्राफी लें, संस्कृत के साथ हम इतिहास लें, और संस्कृत के साथ हम राजनीति शास्त्र लें, इन विषयों को लेने के साथ साथ बच्चा जब ग्रेजुएशन के बाद उसके पास दो कोर्स हो जाए, एक जो संस्कृत आएगा, दूसरे वो राजनीति में जाएगा, और अगर वो उसके बाद जब एमए अगर राजनीति शास्त्र से करना चाहता है, तो बीएड लेवल तक अगर उसने संस्कृत ढंग से पढ़ी है, तो उसको राजनीति के क्षेत्र में या राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, प्राचीन राजनीति भी अगर वो पढ़ता है भारतीय, तो संस्कृत में ही उसको मिलेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेगा तो संस्कृत में। तो ये रोजगार के स्तर उसके अगर जो सामान्यतया खुलने के हैं, किस प्रकार से बहुत से वो खुल सकते हैं और खुलते हैं। जो लोग इस तरफ जाते हैं वो बहुत अच्छे काम अभी कर रहे हैं। दूसरा एक प्रभाव मैं आपको बताता हूं कि जो संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, उनके सामने जो तीर्थाटन है और जो हमारे पास टूरिज्म है, अगर वो टूरिज्म का कोर्स करते हैं और तीर्थाटन को साथ जोड़ लेते हैं, तो टूरिज्म के साथ भी यदि संस्कृत का विद्यार्थी मिल लेता है और वो उसको अपने साथ जोड़ता है, तो उसका कोर्स का बहुत अच्छा काम उसका आगे बनेगा उसमें, और वो उसके क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकता है। तीर्थाटन में कहा कि भारतवर्ष में इतने तीर्थ हैं, इतने हमारे पास वो हैं, अगर जो संस्कृत का विद्यार्थी जब तीर्थाटन की बात उसको पढ़ेगा और हर तीर्थ में जाकर के उसका क्या महत्व है वो तो पुराणों से मिलेगा, वो उसको वेदों से मिलेगा। तो वेद पुराण स्मृति ग्रंथों से जो उसके पूरे सार को और उसके महत्व को जब वो समझेगा
और समझने के बाद जब वो अपने उसके जो ऐड करेगा, अपने टूरिज्म में ऐड करेगा या तीर्थाटन में ऐड करेगा, तो उसका जो सबसे अच्छा उसका वह प्रोग्राम होगा और सबसे अच्छा उसका जो गुणवत्ता बाद में आएगी वो लोगों के समक्ष सबसे ज्यादा सामने आएगी और उस क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरा, आज हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में एक जो समाज के लिए जिन चीजों की सबसे अच्छी आवश्यकता है उन चीजों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और अन्य विश्वविद्यालयों में भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है और जो रोजगार को सबसे अच्छा पुख्ता बना सकते हैं और बनाते हैं। इस समय आप थोड़ी देर के लिए विचार करें, इस समय जो ज्योतिष शास्त्र ने अध्ययन करके जो रोजगार समाज में दिया हुआ है वो बहुत अच्छा रोजगार लोगों का ज्योतिष से चलता है, परंतु वो विश्वविद्यालयों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा नहीं चल रहा हो। वो कैसे चल रहा है? वो लोगों ने अपने आप उसको ऑप्ट कर लिया। जब हमारे विश्वविद्यालयों में, जब हमारे शिक्षण संस्था में इस प्रकार के उसके प्रचुरता में जब हम उसको समाज को जितनी उसकी आवश्यकता है उसको नहीं दे पाएंगे, तो लोग जो उसके क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो इधर उधर से लेकर के उस शास्त्र के विषयों को आगे बढ़ाएंगे और वो सही जा रहा है गलत जा रहा है उस पर कोई विचार उनको नहीं करना है। उनको तो सिर्फ उससे कमाई करनी है और अपना रोजगार बनाना है, और रोजगार ही नहीं, उन्होंने वो उसको उद्योग बना दिया। परंतु हमारा संस्कृत का जो विद्यार्थी रहा या जो हमारा शास्त्र पढ़ करके जो उस तरफ गया वो उस तरफ नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि हम उस शास्त्र को इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। आज की दृष्टि में उसको इनोवेटिव प्रोग्राम की तरफ अगर हम उसको इनोवेट करें, आज के संदर्भ में यदि हम उसको उपयोग करें, तो उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार आज छात्रों के पास होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रोजगार इस समय इस प्रकार के शास्त्रों ने, जैसे सामान्यतया ज्योतिष को ध्यान में रख के बहुत बड़ा रोजगार ज्योतिष ने इस पर समाज को दिया हुआ है और बहुत लोग उससे उपकृत हैं। परंतु शास्त्रीय दृष्टि पे यदि देखा जाए तो ज्योतिष उतना ही कमजोर होता जा रहा है जितना वो रोजगार बढ़ रहा है। परंतु समाज को उसकी आवश्यकता है, परंतु हमने समाज को वो ज्ञान हम उस रूप में नहीं दे पा रहे हैं जिस रूप में उसको जाना चाहिए। और समाज की आवश्यकता है, इसलिए समाज के लिए पूरा करने के लिए कोई भी आकर के अपना काम करके आगे निकल जा रहा है और समाज उससे संतुष्ट हो रहा है या भ्रमित हो रहा है, जो भी हो रहा है, परंतु लोगों को रोजगार उससे मिला है। इसको और व्यवस्थित यदि विश्वविद्यालय कर लें, यदि छात्र कर लें और इसको व्यवस्थित ढंग से यदि उसका ज्ञान समाज में दे दिया जाए, तो ये रोजगार बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सकता है और इसमें लोगों को इससे भी और दुगना चौगुना रोजगार और एक व्यवस्थित इसको एक मैनेज करने की जरूरत है, एक अच्छा मैनेजमेंट देने की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकते। दूसरा, हमने दूसरी एक और बहुत बड़ा काम है समाज में जो रोजगार की बात करते हैं। यहाँ पर एक सामान्य पक्ष ये आता है कि रोजगार का अर्थ लोग इतना ही समझते हैं कि भाई सिर्फ हमको सर्विस लगने को ही हम रोजगार कहते हैं। वो रोजगार नहीं है भाई। जो अपना काम करता है, सर्विस तो एक नौकरी हुई। अब आज देखिए, जो रोजगार संस्कृत के पास होना चाहिए था, जो उद्योग संस्कृत को लगाना चाहिए था, अब वो संस्कृत वाले नहीं लगा रहे हैं या संस्कृत के विद्यार्थियों ने नहीं लगाया या संस्कृत के विश्वविद्यालयों ने नहीं लगाया, उसको लेकर के कोई दूसरे ने उसमें कंपनी खोल दी। सारे संस्कृत के लोगों को, सारे पंडितों को या सारे ज्योतिषियों को या सारे कर्मकांडियों को एक जगह बिठा दिया और वो उद्योग उधर चल रहा है। और ये सारे के सारे वहां कर्मकांड, ये वो सब के सब वहां पर एक प्रकार के उनके यहाँ सेवक बन गए, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके यहाँ कार्य उन्होंने दिया है, रोजगार तो उन्होंने दे दिया है और रोजगार उनका बढ़िया चल रहा है और उस रूप में वो उसको बना। तो इससे उद्योग भी लग रहे हैं, रोजगार भी मिल रहे हैं, परंतु उस रोजगार से उसको संतुष्टि है कि नहीं है? उसे संतुष्टि नहीं है। और जब संतुष्टि नहीं है और उस रोजगार को कोई बहुत अच्छे सम्मानित ढंग से भी नहीं देखा जा रहा है, और जब सम्मानित ढंग से नहीं देखा जा रहा है तो उसके मन में आया कि ये मेरा रोजगार बेकार हो गया। इतना एक पक्ष समझ में आना चाहिए कि रोजगार उसको आज जो सबसे अच्छा माना जाना चाहिए वह रोजगार जिसमें सम्मान भी हो,
और जिसमें सम्मान भी हो, रोजगार भी हो, इस प्रकार का रोजगार की कमी संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के फील्ड में कमी क्यों आई? इसलिए आई कि यहाँ पर जो मैनेज करना चाहिए, जो उसमें हमको बहुत अच्छे ढंग से उसको क्वालिटी और क्वांटिटी पर जो विश्वास करना चाहिए, उसमें शिथिलता आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि वह किसी और ने अपने हाथों में ले लिया, और जिसको लेना चाहिए था वो वैसे ही रह गए, और जिनका वो मूल दायित्व था विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, या इस प्रकार के लोगों का, कि उसको मैनेज करके उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ पा रहा है। और जिसके कारण कि यहाँ पर दूसरा नए ढंग का प्रचार किया जा रहा है कि संस्कृत के फील्ड में रोजगार नहीं है। भाई अगर संस्कृत के फील्ड में रोजगार नहीं तो ये सारे रोजगार दिए किसने? तो ये सारे रोजगार संस्कृत दे रहा है, परंतु संस्कृत पढ़ने के लिए कह रहे हो संस्कृत पढ़े हुए नहीं है, क्योंकि उसमें जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग आ रहे हैं, संस्कृत के विषयों को उठा करके उन्होंने रोजगार तैयार किया है। वो जो जर्मन पढ़ के आ रहे हैं या बाहर के दूसरी भाषाओं को पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने उसमें रोजगार तैयार कर लिया है, और वो उसको लेकर के आगे गए हैं, इसलिए संस्कृत वालों के पास रोजगार नहीं है, ये प्रचार किया जाता है। आप दूसरा देखिए, आज एक तरफ हम ज्योतिष की, अब हम दूसरी वास्तु की बात करते हैं। इस समय वास्तु के क्षेत्र में आप पूरे देश में और पूरे दुनिया में देख लीजिए, वास्तु के क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार वास्तुशास्त्र दे रहा है। परंतु वो क्या हो गया है, वहां भी यही स्थिति हो गया कि अब ये वास्तुशास्त्र का जो रोजगार है, ये संस्कृत वालों का नहीं है, ये तो इंजीनियर का किसी और ने उसको ले लिया। यहां से भी वो पीछे छूट गए हैं, और वहां कोई और लोग आगे आ गए हैं। ये भी यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आयुर्वेद की दृष्टि में भी यहाँ पर इसी प्रकार के स्थितियां आई हैं। परंतु आज भी अगर एक और पक्ष है, दो तीन पक्ष जो मैं आपको बताना चाहता, एक अभी पुराण अध्ययन है। अब आप देखिए कि संस्कृत का जो विद्यार्थी है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, या जो हमारे पास जहां हमने उन विद्यार्थियों को, उसके रोजगारों को उनको तैयार करना है, वो विद्यालय हमारे पास नहीं, वो हमारे विश्वविद्यालयों में यहाँ पर उसका अध्ययन नहीं कराया जा रहा है। वो कहाँ हो रहे हैं? अब आप देखिए, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी पुराण करने वाले लोग हैं, या जितने भी, ये बहुत बड़ा रोजगार इस समय लोगों के पास है, परंतु इस रोजगार में संस्कृत गौण हो गई, और अन्य भाषाओं में वो आगे आ गया, और बिना संस्कृत का वो चल नहीं सकता है, और संस्कृत उनको आती नहीं है। अगर संस्कृत वाला वहां आ जाएगा तो और अच्छा करेगा। तो यहां पर भी संस्कृत वाले पिछड़ गए, और उसका ज्ञान और उस चीज को लेने वाले कोई और लोग आगे आ गए, और वो उसमें भी वो लोग आगे निकल गए। तो यदि आज हम संस्कृत के विद्यार्थियों को भी पुराण में और पौराणिक अध्ययन में, पुराण के क्षेत्र में, पुराणों के क्षेत्र में कई तरह का ज्ञान, कई तरह के डिवीजन करके अगर हम उसको बच्चों को पढ़ाएं, और विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्स को डेवलप करें, जहां पर सिर्फ एक पुराण कथा वाचन का हो, जहां क्योंकि समाज को उसकी आवश्यकता है, समाज में उसकी जरूरत है, और समाज को जब तक आप उसकी संपूर्ति नहीं करेंगे, तब तक समाज को एक सही दिशा भी नहीं जाएगी, और सही व्यवस्था भी नहीं बनेगी। तो ये क्षेत्र भी संस्कृत के रोजगार के लिए बहुत उत्तम क्षेत्र है, और इस समय क्षेत्र रोजगार के लिए नहीं, ये तो उद्योग का क्षेत्र है। इस समय लोगों ने उससे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े काम उससे शुरू किए हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र है पुराण वाला, ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा। आयुर्वेद का जो क्षेत्र है, आप सभी देख रहे हैं कि आयुर्वेद में कितना बड़ा काम है। दूसरा योग का जो क्षेत्र है, अब योग में देखिए कि योग हमारे यहाँ 3 तरह से योग पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ सांख्य योग है। जब तक सांख्य योग था, तब तक उसमें कोई ज्यादा विद्यार्थी अभी भी नहीं आते हैं, वो चुपचाप है। तंत्र योग है, उसमें भी कोई विद्यार्थी नहीं आते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। उसके बाद हमने योग दर्शन है, उसमें भी ज्यादा विद्यार्थी कोई नहीं आते, वो ऐसे रहा। अब जब से ये योगा आया, अभी इसमें क्या ऐसा गुण आया कि इसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिले? इसमें एक गुण आया। गुण क्या आया? ये हेल्थ कॉन्शियस योगा है। भाई आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? समाज को जिसकी आवश्यकता है, समाज में आवश्यकता है स्वस्थ रहने, इस प्रकार की चीजों को देने की, तुरंत जैसे आप उसकी समाज की जो संपूर्ति है, जैसे आपने उसकी संपूर्ति की,
और वो रोजगार बहुत तेजी से बढ़ा, इसलिए परंतु यदि वो संस्कृत से धीरे धीरे, हम अभी भी कहते हैं, अगर उस वहां पे भी संस्कृत का यदि उसके साथ समावेश कर दिया जाए और संस्कृत को लेकर के यदि वो आगे बढ़े तो कितना अच्छा। और आज यदि संस्कृत के विद्यार्थी योगा एक तरफ से जो हेल्थ कॉन्शियस योगा है उसको कर लें और दूसरे साथ में वो संस्कृत तो है ही है, तो मैं समझता हूं कि सबसे अच्छे योगा में अच्छा काम करने वाले वही विद्यार्थी सबसे अच्छे रह सकते हैं। अभी हम अपने मेरे विश्वविद्यालय के जितने योग के विद्यार्थी हैं, जब वो योगा करके निकलते हैं, योगा का आचार्य किया या योग में डिप्लोमा किया, वो कोई विद्यार्थी स्वदेश में नहीं रहता, वो आदि उसमें 60-70% तो विदेश चले जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट की इतनी आवश्यकता तत्काल पड़ती है कि उनकी परीक्षा उन्होंने दी नहीं कि वो कहते सर हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो हमने उनके लिए एक नई व्यवस्था की कि भाई जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उनके गाइडलाइन को आधार मानते हुए उनके सर्टिफिकेट को कितना शीघ्र उनको दे दिया जाए, वो व्यवस्था उनके समक्ष जब आई तो बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार का जो रोजगार है, ये समाज में जिसकी आवश्यकता है, हमको अपने शास्त्रों से लेकर के ऐसी चीजें उनको परोसनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा हम उसको दे सकते हैं। अभी एक दूसरी चीज आती है, प्रसाधन का सामान है, जो प्रसाधन करना हमारे यहाँ जब नाट्यशालाओं में, हमारे यहाँ एक विषय नाट्य को ले लेता हूं मैं भी। देखिए कितना बड़ा विषय है जो नाट्य शास्त्र हमारा था। अब हमारे विश्वविद्यालयों में या हमारे महाविद्यालयों में नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है वो नाटक पढ़ा दिया, प्रतिमा नाटक पढ़ा दिया, विज्ञान शाकुंतलम पढ़ा दिया, ऐसे 2-4 नाटक हम पढ़ा देते हैं। नाटक तो पढ़ लेते हैं, परंतु यदि उस नाटक को यदि हम गुणना शुरू कर दें तो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है खड़ी हो सकती है। अरे इतना बढ़िया अभिनय, इतने अच्छे उसमें जो उसका संप्रसारण है, इतने वो उसके साथ हमने क्यों नहीं जोड़ा? तो हमारे जो नाटक हैं, नाटक के साथ जब हमारा संस्कृत नाट्य विषय जुड़ना शुरू करेगा, सब सारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में जब हमारा नाट्य शास्त्र पढ़ाया शुरू जाए, वहां पे जो उनका ड्रामा कैसा होना चाहिए, संस्कृत में किस प्रकार उन जो मॉडर्न की जो सारी चीजें हैं उनको अपने साथ सम्मिश्रण करके प्राचीन ज्ञान को सामने रख करके कितना बड़ा विकास हो सकता है और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो आज भी मैं कहता हूं, और ऐसे हमने कुछ विद्यार्थियों को इस प्रकार के लोग मिले, 2-4 लोगों को गाइड किया, वो उस तरफ गए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग हैं, बहुत से लोग उस तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा इतना कहना है कि इस तरफ भी जो आज संस्कृत साहित्य पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो अपने संस्कृत साहित्य की जगह अगर संस्कृत में साहित्य के साथ साथ नाट्य शास्त्र पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा उनके साथ बहुत बड़ा काम आगे बढ़ जाएगा और वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सबसे ज्यादा मांग होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फिल्म के स्थान पर वहां तो शुद्ध संस्कृत बोलने वाले वो डब करते हैं, संस्कृत बोलने वाले आप जब वहां के मंत्र सुनते होंगे या वहां कोई श्लोक सुनते होंगे तो आपको कितनी हंसी आती है, वहां बोलने वाले नहीं है। और अगर वो बोलने वाले वहां पहुंच जाएं, उतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले वहां पहुंच जाए, संस्कृत बोलने वाले वहां पहुंच जाएं या संस्कृत का ज्ञान वहां सही ढंग से देने वाले वहां पहुंच जाएं, तो क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? रोजगार है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और हम प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को उसके लायक नहीं बना रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालयों में उसके लायक कोर्स नहीं बन रहे हैं और हम उन कोर्सों के हम अपने पुरानी चीजों को ही लेकर के चुपचाप उसी ढर्रे पे चल रहे हैं और उस ढर्रे पे चल करके हमारा धीरे धीरे हमारा ये बंद हो रहा है। इसलिए यहाँ छात्रों की कमी हो रही है। संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहते हैं, परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने के बाद वो ड्रामा स्टेज पे आकर के भी उसका अभिनय भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो अभिनय की सामर्थ्य भी उनमें आनी चाहिए। इसके प्रति भी हमको उन छात्रों को तैयार करना होगा, उनको उनको उत्साहित करना होगा और जब हम उनको उत्साहित करेंगे तो वो छात्र हमें निश्चित फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे और मैं समझता हूं उनसे बड़ा अभिनय करने वाला कोई दूसरा नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे निकल सकते हैं, परंतु उस तरफ हमने उनको रास्ता ही नहीं दिया कि यहां भी तुम जा सकते हो, यहां भी जा सकते हैं, नहीं। तीसरी नंबर पे हमारे यहाँ कहा गया कि भाई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, भाई जो मंडन करने की जो विधि है,
जो प्रसाधन का जो क्षेत्र है, प्रसाधन में भाई संस्कृत नाटकों में भी नाटक करने से पहले उसको प्रसाधन तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ आजकल प्रसाधन की सारी दुकानें खुली हुई है और सारे अलग अलग जगह खोले हुए हैं। हम क्यों नहीं संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रसाधन का कोर्स चला सकते हैं? और वो जो हमारे यहाँ प्राचीन जो प्रसाधन के जो साधन थे, उन साधनों को लेकर के, उनकी विधियों को लेकर के, उस व्यवस्था को देख करके भी तो हम नाटक के साथ साथ प्रसाधन इस प्रकार की जो वो है सौंदर्य शास्त्र के रूप में उसको बना करके यदि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रोजगार यहाँ भी पैदा हो सकता है और है। परंतु हमारे विद्यार्थी उधर जाते नहीं, जाते इसलिए उनको पता नहीं चला। पढ़ते हैं वो नाटक, सब कुछ पढ़ते हैं, पर उधर नहीं जा पाते हैं। जाते क्यों नहीं? क्योंकि उनका रास्ता हमने दिखाया नहीं, उन रास्ते के लिए हमने उनको तैयार नहीं किया और वो रास्ता उनके पास है नहीं। योग का बना बना, प्रसाधन का बना, संस्कृत नाटक का। एक और शास्त्र भी देखिए कि हमारे यहाँ धर्म शास्त्र जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ा भारतीय संस्कृत साहित्य में जो मॉरल वैल्यू बनाने वाला शास्त्र है, जिसको हमारे यहाँ धर्म शास्त्र कह दिया। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का कि जब हम धर्म शब्द जुड़ गया तो भाई वहां एक पुलिंदा और लगे, ओहो यहाँ तो धर्म की बात जुड़ गई, इसको तो नहीं पढ़ना, यह तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस प्रकार की जो ये बातें आगे आई, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान छात्रों को किया, देश को किया, शास्त्र को किया। भाई धर्म का मतलब था कर्तव्य कर्म, कर्तव्य शास्त्र। अगर आप ठीक है, आप धर्म शास्त्र मत नाम दो उसका, अब उसका नाम कर्तव्य शास्त्र दे दो, दूसरी चीज रख दो, तो वो परंतु वो ज्ञान समाज में नहीं आ रहा है और उसके न आने के कारण आज समाज को उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, आप जब भी कोई पर्व आता है, जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई निर्णय की समस्या सामने आती है, तो धर्मशास्त्रीय निर्णय करने के लिए लोग ज्योतिषियों की तरफ देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र की तरफ देखते हैं कि ज्योतिषी इसका निर्णय करेंगे, जबकि वो ज्योतिष का विषय नहीं है, वो विषय तो धर्मशास्त्र का है। परंतु धर्मशास्त्र का अध्ययन और धर्मशास्त्र पढ़ाने के साथ साथ उन छात्रों को पढ़ा करके समाज को और व्यवस्थित किया जा सकता है। समाज में इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ा करके बहुत उन्नत करने की स्थिति की जा सकती है। परंतु उस तरफ भी हमारा कोई ध्यान नहीं है। संस्कृत के विद्यार्थियों को उस शास्त्र को पढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं आजकल लोग समझते हैं और न उधर कोई जाते हैं और न जाने की और उससे क्या होता है, समाज में ऊहापोह बना रहता है और एकमात्र लोग दोष देते हैं कि भाई ये पंडित लोग तो न जाने इन त्योहारों को आगे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, ये इनकी मन, ये उनका मन मर्जी नहीं है। वे धर्मशास्त्र व्यवस्था शास्त्र है, व्यवस्था देने का किसका काम है? और जब व्यवस्था देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो हमारे व्यवस्था जितने भी व्यवस्था देने वाले शास्त्र हैं, वो व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ेंगी और उन व्यवस्थाओं को बिगड़ने के कारण समाज बिल्कुल बिगड़ रहा है। और जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और जो संस्कृत पढ़े हैं वो सिर्फ भाषा को पढ़े हैं, उस विषय को नहीं पढ़े। अब उनको संस्कृत भाषा के साथ साथ उनको उस विषय को पढ़ना चाहिए और जब वो विषय भी वो पढ़ेंगे तो उनका रोजगार बहुत मिलेगा। अब इसी प्रकार से आज के क्षेत्र में जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको एक निश्चित कर लेना चाहिए कि संस्कृत भाषा में पढ़ूंगा, पर संस्कृत भाषा के साथ मुझे एक शास्त्र दूसरा चाहिए, जिस भाषा के माध्यम से मैं उस शास्त्र को पढ़ करके उसमें मैं जब पारंगत होऊंगा तो मैं समाज में कौन सी सेवा दूंगा। आज जो एक नए नए कोर्स आ रहे हैं और बहुत से इस प्रकार की योजनाएं सरकार दे रही है, उन योजनाओं को अगर हम ले करके हम उनमें से अपना एक कोई कोर्स लेकर के अगर उसको डेवलप करते हैं और अगर वही छात्र कोई अपना ही प्रोग्राम करके करता है और उसके साथ उसका नीति नियम और उसको ढंग से शुरू करता है, तो मैं समझता हूं उसका स्वरोजगार भी बढ़ता है, शास्त्र का विकास भी होता है और वो उसमें बहुत अधिक आगे जा सकता है। परंतु एक पहले ही उसको एक ऐसा प्रचार करके उस छात्र को कुंठित कर दिया गया कि तुम तो मात्र कर्मकांड ही कर सकते हो, बाकी दूसरा नहीं। अब दूसरी तरफ आए, कर्मकांड के क्षेत्र में आइए,
भाई जहां एक मात्र कह दिया तुम कर्मकांड कर सकते हो, अगर आप ईमानदारी से बात करें और सारे जो जितने भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वो सारे कर्मकांड करना जानते हैं? नहीं जानते हैं। परंतु सारे संस्कृत वालों से समाज कर्मकांड की अपेक्षा करता है, और जब वो अपेक्षा करता है और उसको हम जानते नहीं है, उसकी प्रविधि हम समझते नहीं है, और फिर क्या होता है कि समाज में जो कर्मकांड इस समय बिगड़ गया है, जो लोगों को संस्कार करने के लिए, लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए एक विधि और व्यवस्था देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। पहले क्या था, प्रत्येक गांव में एक या दो लोग ऐसे होते थे जो सारे निर्णय को गांव में ही दे देते थे, सारे गांव की व्यवस्थाओं के लिए वो सारे कर्मकांड वो लोग करते थे, उससे गांव भी व्यवस्थित रहता था, उससे वहां का रोजगार भी उसका व्यवस्थित रहता था, और सारा का सारा एक बहुत अच्छा अनुशासन बना रहता था। आज वो बिगड़ गया। इसके पीछे दो कारण हुए। हमने संस्कृत तो पढ़ ली, परंतु संस्कृत के साथ हमने वेद नहीं पढ़ा, हमने मंत्र नहीं पढ़े, हमने कर्मकांड की व्यवस्था नहीं देखी। अब अगर हम संस्कृत के साथ साथ बहुत अच्छे वैदिक हों, बहुत अच्छे वेद को पढ़ें, आज मैं आपको कहूं कि यदि हम वेद के किसी अच्छे यज्ञ की बात करें या यज्ञ के संपादन की बात करें, तो आपको अपने ही गांव में या अपने ही शहर में बहुत अच्छे यज्ञ को संपादित करने वाला कोई मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिला? सब संस्कृत वाले हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? भाई वो भी अच्छा रोजगार है, उससे भी बहुत अच्छा, उसमें मान भी है, सम्मान भी है, रोजगार भी है। पर हमने उसको उस तरफ हम गए नहीं, उसको हमने हीन मान लिया और उस चीज को हमने छोड़ दिया। उससे हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ, हमारी परंपरा का नुकसान हुआ, और समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और समाज में उसकी आवश्यकता आज भी है और उतनी ही है, परंतु उस प्रकार के जो स्किल जिसमें होना चाहिए, जो जिसमें एकदम उसके प्रति जो दक्षता होनी चाहिए, वो दक्षता का अभाव है। और दक्षता का अभाव इसलिए है क्योंकि उसको उसके उसके स्किल के अनुसार, उसके काम के अनुसार उसको तैयार नहीं किया गया, और न तैयार करने के कारण वहां पर वो पिछड़ गया। अब उस क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोग आगे आ रहे हैं। अब आप बात करिए, ऑनलाइन लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, ऑनलाइन लोगों ने मंत्र शुरू कर दी। कैसे शुरू किए? क्यों? क्योंकि कोई, भाई एक कैसेट से सारे लोग मंत्र पढ़ लेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं और उनको मिल नहीं रही है, तो कहां से शुरू करेंगे? ये इस क्षेत्र में भी यदि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दें, तो ये क्षेत्र भी रोजगार के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, और विश्वविद्यालयों में इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। परंतु एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब इसको पढ़ाने की बात आती है, जब भी इसको ठीक ढंग से विश्वविद्यालय स्तर पर करने की बात आती है, तो लोग कहते हैं देखो ये लोग पता नहीं किस दुनिया में जा रहे हैं। दुनिया का मतलब क्या है? भाई समाज उसकी आवश्यकता है, समाज को जिसकी आवश्यकता है वो नहीं देना है। ये कौन सी व्यवस्था है? तो ये जो व्यवस्था हो रही है, इस समय जो संस्कृत के छात्र और संस्कृत के अध्यापक जब तक बहुत मजबूती से आगे नहीं आएंगे, तब तक रोजगार की कमियां होती रहेंगी, और इस प्रकार के निराशाजनक भावनाओं को उनमें भर भर करके वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अभी रोजगार सबसे ज्यादा उनके पास है, रोजगार सबसे अच्छा वो उत्पन्न कर सकते हैं, सबसे सम्मानित रोजगार वो उत्पन्न कर सकते हैं, और उनको उत्साहित नहीं किया गया, और उत्साहित न होने के कारण वो धीरे 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 वो समाप्त हो रहे हैं। तीसरी बात, हमको उसको व्यवस्था में डालना होगा। हमको ये पुरानी पद्धति पे रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो प्रोफेशन में उतरता है, तो प्रोफेशन के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा, परंतु उस प्रोफेशन के हिसाब से सेट करने के साथ साथ अपना जो एक पूर्ण रूप से जो कर्तव्य के अनुसार, जो धर्म अनुसार, जो एक प्रकार का जो उसकी ड्यूटी, उसके हिसाब से जब हमको उसको व्यवस्थित किसी के सामने मैनेज करके उसको परोस रखेंगे, और जो सामने जो उसको जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जब कोई भी समस्या नहीं रहेगी और जब वो प्रसन्न होगा, तभी वो आपसे लाभ लेगा, तभी वो आपके पास आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा।
और आज वही पक्ष है कि भाई उपभोक्ता को जो चीज उसको मिली है वो चीज उसके लिए ठीक ठीक मिलनी चाहिए। अगर उसके नहीं मिली और उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, और ये बनाने के लिए हमको छात्रों को तैयार, और हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, परंतु हम उससे पिछड़ रहे हैं, और पिछड़ने के ये कारण हैं। इसीलिए मैं आज जिस क्षेत्र में आप जाओ उस क्षेत्र में संस्कृत भाषा के साथ जोड़ करके रोजगार बहुत आगे बढ़ सकता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, कोरोना काल आया, कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानियां लोगों को किससे हुई? सबसे अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं? शहर में हैं। सबसे अच्छे दवाइयां कहाँ मिली? शहर में मिली, शहर में है। और सबसे अच्छे हॉस्पिटल कहाँ है? शहर में है। और सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई? शहर में। जो लोग गांव के लोग थे, जो लोग अपने सिद्धांतों पे थे, जो लोग अपने ढंग से थे, जो लोग अपने आचरण में थे, जो लोग अपने उसमें थे, उन लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये मैं इतना कहना चाहता हूं, और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, और ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर इस प्रकार का जो रोजगार है वो संस्कृत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। सिर्फ हमको संकल्प करने की आवश्यकता है। हमको जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, उस दिन हम उसमें हमेशा सफल होंगे। और कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां हमारा विद्यार्थी नहीं जा सकता संस्कृत अध्येता। सारी फील्डों में, जब वो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे संस्कृत का विद्यार्थी रह सकता है, तो दुनिया का कौन सा ऐसा फील्ड है जहां संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रह सकता है? वो सब जगह जा सकता है। और अगर उसमें कमी है तो वो हमारी कमी है। हम लोगों ने उसको ढंग से उस छात्र को तैयार नहीं किया, उसको तैयार करने की आवश्यकता है, आज उसकी जरूरत है। इतना कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारे सुभाष जी का कोई प्रश्न है या कोई उनका संकेत है? जी, कुछ इसमें कमेंट में मैंने फेसबुक में देख रहा था जी, कुछ छात्रों का कमेंट यह है, प्रश्न है कि अभी भारतीय सेना ने धर्मगुरु के पद को शास्त्री की डिग्री को अमान्य कर दिया है। जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष में जो शास्त्री और आचार्य की डिग्री देते हैं, उनको अमान्य कर दिया गया है। इस पर आप एक प्रतिनिधि के रूप में, हम लोगों के अभिभावक के रूप में इन छात्रों को कुछ बताएं कि इसका क्या उपाय किया जा सकता है। देखिए, ये पक्ष अभी नहीं आया, ये पक्ष पिछले वर्ष आया था, और ये पक्ष मेरे सामने भी आया, और हमने इसको लेकर के विश्वविद्यालयों में हमारे यहाँ, वही हम आपको कहते हैं बार बार कि हमको दो पक्ष से आगे आना पड़ेगा। एक तो सभी विश्वविद्यालयों को एकजुट होकर के भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी यहाँ अपने नोटिफिकेशन में और भारत सरकार के जो गजट में जब ये चीज बैचलर के रूप में उसको मान लिया गया, तो वो क्यों मना कर रहे हैं? इस पक्ष का हमने उनको जवाब दिया। तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो नीचे स्तर पर जब उसकी छटनी होती है, उस छटनी के समय मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः, इसने सबसे बड़ी गड़बड़ी की है। और इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा, जो उनके जो रिक्रूटमेंट रूल है, रिक्रूटमेंट रूल में वो चीज जहां शास्त्री लिख दिया या जहां उन्होंने बीए संस्कृत लिख दिया, तो कुछ इस प्रकार की कमियां थी। उसको हमारे यहाँ भी वो पत्र आया था, हमने उनको लिख के दिया। हमारे उसके बाद उन विद्यार्थियों को, उन लोगों को उन्होंने माना, और कुछ विद्यार्थियों और कुछ विश्वविद्यालयों की जो डिग्रियां थी, कुछ डिग्रियों के जो नए फॉर्मेट तैयार किए गए, नए कुछ विश्वविद्यालयों ने नए फॉर्मेट में जो अपनी डिग्रियां दी है, उन डिग्रियों को दे करके उन्होंने उसको मान लिया है, और कुछ विश्वविद्यालयों की डिग्रियों पर उन्होंने उसको नहीं माना है कि ये शास्त्री और ये समकक्ष नहीं है, इत्यादि चीजें उसके समक्ष आई हैं। और वो अब सभी विश्वविद्यालयों से वो जवाब माना। हमारे यहाँ से पिछली बार हमने उनको बहुत अच्छे ढंग से लिखा था, और मैंने पर्सनल भी जो रिक्रूटमेंट उनसे भी मैंने बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था ये ऊपर स्तर पर है, हमने उनको लिख के दिया, तो वो मान लिया। और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कभी कभी कुछ बच्चों के
डिग्रियों पर जो बात आई, तो पुरानी डिग्रियां थी, उन डिग्रियों को भी नए फॉर्मेट में और नए ढंग से विश्वविद्यालय यदि उसको लिख के देता है या अपने प्रमाण उनको भेज देते हैं तो वो उसको मान जाते हैं और इसी रूप में वो समस्या उनकी हल होगी और उन बच्चों का जल्दी ठीक होगा। और उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये इस प्रकरण को मैं पिछले 1 साल से जान रहा हूँ और ये हमारे यहाँ राज्य स्तरीय लेवल पर भी आई थी। और ये अभी इतना ही नहीं है, ये बहुत से कम राज्यों में ऐसा है कि जहाँ पर शास्त्री और आचार्य के विद्यार्थियों को समकक्ष के रूप में बीए और एमए के रूप में माना जाता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में अभी भी यह नहीं माना जा रहा है। इसके लिए उन प्रदेशों के जहां जो विश्वविद्यालय जिन जिन प्रदेशों में है, स्थानीय विश्वविद्यालय हैं और उन विश्वविद्यालयों के यही उनकी डिग्री नहीं मानी जा रही है, उन विश्वविद्यालयों को इनके पक्ष में बात करनी चाहिए और उस लेवल पे जाकर के उनको बात करनी चाहिए कि सरकार एक तरफ विश्वविद्यालय खोल देती है और दूसरी तरफ उसकी डिग्री को उस वही विश्वविद्यालय का वही स्टेट नहीं मानता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुविधा सिर्फ संस्कृत वालों के साथ क्यों हो रही है? यही पक्ष के आधार पर ये सारा समाधान हो सकता है और हो रहा है। हमारे राज्य में इस प्रकार के समाधान प्राय हुए हैं और हो गए हैं और ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों पर आई है। अब इसमें सभी लोग काफी आगे बढ़े हैं, तो अब ये जल्दी इसका समाधान आकर के और जो उसका रिक्रूटमेंट जो अधिकारी है, जो उनके नियम है उसमें बदलेगा। और कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि जो ऑनलाइन हमने अपनी डिग्रियों को या अपनी चीजों को ऑनलाइन जब देंगे नहीं, विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन नहीं आए, तो वहां पर भी कई जगह ये समस्या आई कि भाई इस विश्वविद्यालय का ये डिग्री कोर्स इसमें किस पर, तो आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अपडेट रहना पड़ेगा। अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हमको बाहर कर देंगे और वही कारण हुआ कि हम अपडेट नहीं है कई जगह, उन्होंने हमको बाहर कर दिया। धन्यवाद। आपने शिक्षा के विविध आयामों को जोड़ करके अन्य अन्य विषयों को जोड़ करके आप इतने सारगर्भित और अत्यंत महत्वपूर्ण आपने व्याख्यान दिया। यह ज्ञान भूमि यूट्यूब जो एक चैनल है, इसके माध्यम से हम बहुत सभी आभारी हैं आपके। ये हम सभी को विदित है कि भारतवर्ष में आपने एक सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में आपने वास्तुशास्त्र की, जब किसी विश्वविद्यालय में वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे उस समय आप एक रोजगार परक शिक्षा का उन्नयन प्रारंभ किया। आज भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसमें वास्तुशास्त्र का एक अलग विभाग आपने स्थापित किया, कितने कठिन परिश्रम के द्वारा, और जिसके चलते लाखों लोग जो आर्किटेक्ट आजकल के हैं, हमें जो लगता है कि आपके द्वारा जो उन्नयन किया हुआ विभाग है, अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र पढ़ करके केवल एप्स डाउनलोड कर ले, आर्किटेक्ट वाला जो नक्शा बनाने का होता है और नक्शा बनाना जान जाए, 6 महीने कंप्यूटर चलाने का कोर्स कर ले, तो आज के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं उससे ज्यादा या धनोपार्जन के लिए या रोजगार के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कि जो आप एक संस्कृत वास्तु का पढ़ा हुआ विद्यार्थी जितने भारतीय वास्तु दृष्टि से बढ़िया नक्शा बना के देगा, उतने आज करके आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। यह आपने हर पहलुओं से, हर विधाओं से मिला करके इतना सारगर्भित आपने व्याख्यान दिया। हम लोग आभारी हैं, आपको बारंबार आपके श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि जब भी हम लोग आपको याद करें, आप प्रकट होकर के हम लोग को सुभाषित अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। और इस या पहली व्याख्यान मैं देख रहा था कि 100 लोग जुड़े थे, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इससे लेकर के सब लोग मिला के 100 लोग जुड़े थे। मैं तीनों खोल के रखा था। यह बहुत अद्भुत क्षण था। विषय और आपकी जो सारगर्भित वक्तृत्व शैली है, हम लोग इसके कृतज्ञता ज्ञापन तो नहीं कर सकते। आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। इस जुड़े सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग तन्मयता पूर्वक इसमें जुड़ करके ऑनलाइन इस व्याख्यान को आप लोगों ने सुना। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, धन्यवाद। आप बंद करें फिर। हाँ हाँ, और कोई क्वेरी तो नहीं थी किसी की? नहीं नहीं, यही प्रश्न था तो मैंने कहा कि पूछ लें आपसे। नहीं, वो था, वो कभी कई लोगों ने ना वो नए फॉर्मेट में अगर उसको देंगे तो बहुत जल्दी आजकल ठीक हो जा रहा है, उसमें ये थोड़ा गड़बड़ हुई है, पर वो ठीक हो गया, कई जगह पे क्लियर हो गया वो। ठीक है ठीक है भैया, नमस्ते। प्रणाम।